आप सबको राम राम। चुनाव परिणाम आ चुके हैं और मोदी जी ने आज सरकार का दावा पेश कर दिया है और बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे तरह के आंकड़े बाज़ार में चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप सब ने देखे होंगे। प्रशांत जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट राम में। राम राम। बहुत तरह के आंकड़े और बहुत सारी भावनाएं इसे भी जोड़ना चाहिए जी। साथ में। और मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि अयोध्या और काशी में क्या हुआ? लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है, उलझन है कि काशी में प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन इतना कम क्यों है। परंतु मेरा ये कहना है कि काशी कोई पजल नहीं है, काशी एक्सप्लेनेशन है कि क्या हुआ। अच्छा। भाई, काशी में विकास हुआ, ये हम देख रहे हैं, इस पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है किसी जी, को। जो जी। बाहर से देखने गया वो भी बतला रहे हैं कि काशी में क्या हुआ। जी। काशी में जितना अच्छा प्रत्याशी हो सकता था वह प्रत्याशी है। काशी में सारी ताकत संगठन की, एक स्वाभाविक रूप से कहीं जब ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो ताकत लगती है, सारे बड़े नेता वहाँ पर। उसके बाद जीत का मार्जिन घटना, मोदी जैसे प्रत्याशी वहाँ पर हैं तब ऐसा होना, ये एक्सप्लेनेशन है कि क्या हुआ। और वो ये है कि एक नैरेटिव का असर हुआ है, एक इकोसिस्टम का असर हुआ है। हमने अपने पहले के पॉडकास्ट में भी इस प्रकार की हमने चर्चा की जी, है। जी। ख़ास तौर पे राहुल की सियासत, हाँ। उसमें हमने कुछ बिंदुओं पर जी। बात की थी। आज हम उसी के अगली कड़ी में ये बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय जो आज जो विपक्ष है और जो उस समय सत्ता पक्ष में थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको ये पूरा भरोसा था, उनकी हालत ठीक तो नहीं थी लेकिन उनको ये पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो, कोई दूसरा ताकत के साथ सत्ता में आने वाला नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी, मोदी जब कैंडिडेट घोषित हो चुके थे प्रधानमंत्री के लिए एनडीए की तरफ से, तो उनके होते हुए भी ये 250-250 के ऊपर भाजपा नहीं जाएगी जी। और उसके बाद किसी अन्य चेहरे को इनको लाना होगा, एक गठबंधन सरकार होगी जो ज़्यादा समय चल नहीं पाएगी, ये इस प्रकार का सारा था। जब बहुमत में भाजपा आई तो उनको झटका लगा और फिर ये जो इकोसिस्टम है वह सक्रिय हुआ। अच्छा, जब ये चर्चा होती है तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये इकोसिस्टम इतना ताकतवर कैसे है और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी वह इकोसिस्टम क्यों नहीं बना। हाँ। पर जो 70 साल, 80 साल, 100 साल पुराना तंत्र है, उसको आप 10 साल या 15 साल में नहीं बदल सकते और आपको काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ता है जी। उसके लिए। उसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, उस पर अभी हम आगे चर्चा कर सकते हैं। जी। तो आगे जब बात करेंगे तो ये इकोसिस्टम क्या है, इस पर हम जरूर इसको भी चर्चा आप बात बताइए। इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। तो इस इकोसिस्टम ने काम करना शुरू किया और आप ध्यान देंगे तो लिंचिस्तान, रेप कैपिटल, रोहित वेमुला का मामला जो बाद में अभी चुनाव के दौरान ही खुला और सारी बातें सामने आई, जस्टिस लोया का मामला हुआ और अखलाक का विषय आया और कुल मिलाकर भारत में सब प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, भारत में उत्पीड़न हो रहा है, जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, ये सारी बातें इस इकोसिस्टम ने चलाई। भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक राष्ट्र नहीं है और 2019 आते आते ये इस प्रकार के नकारात्मक विमर्श ये जगह जगह पर खड़े हुए, लेकिन 2019 में धरातल पर इनका गठजोड़ नहीं हो पाया और 2019 के चुनाव के बाद वह विमर्श पूरी ताकत से फिर आगे बढ़ाया गया और 2024 में अब हम उसका परिणाम देख रहे हैं। आपने जो जहाँ से प्रश्न पूछा था कि अयोध्या और काशी में क्या हुआ,
अभी लोगों को बहुत झटका है कि अयोध्या में कैसे हो गया जहाँ इतना विकास हुआ और राम मंदिर बना। तो देखिए, अयोध्या लोकसभा में अयोध्या एक छोटा सा स्थान है। 5 विधानसभा हैं, उन 5 विधानसभा में एक अयोध्या है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती, केवल वहीं से जीती। बाकी जो रुदौली है, मिल्कापुर है, दरियाबाद और बीकापुर है, यहाँ पर भाजपा हारी है। लेकिन वातावरण इस प्रकार से बनाया गया कि अयोध्या में ही भाजपा हार गई और राम मंदिर, इसकी कोई लहर नहीं है, इसका कोई असर नहीं। एक्चुअली वो जो लोकसभा सीट है उसका नाम फैज़ाबाद है। हाँ, फैज़ाबाद से, हाँ, हम हारे फैज़ाबाद से हैं, हाँ, ऐसा कह सकते। इसमें अब जो फिर बात आती है कि आखिर ये क्यों हुआ, यानी राम मंदिर का असर केवल अयोध्या में क्यों हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं है। राम मंदिर को लेकर लोगों की आस्था यथावत है, उत्साह भी है, लेकिन एक नैरेटिव खड़ा हुआ जिसकी हम बात करते हैं कि एक पुराना जो चला आ रहा है कि हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और उसका सबसे अच्छा जो अस्त्र होता है वो है जातीय पहचान को मजबूत करना। सबसे पहले उसे हिंदू पहचान से तोड़ना। एससी हिंदू नहीं है, एसटी हिंदू नहीं है, और फिर बाद में तो ओबीसी हिंदू नहीं है, यह भी उन्होंने शुरू कर दिया। और इसको लेकर ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो बहुत बड़ा है, विश्वव्यापी है, जो आपके जनजातीय अंचल से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट तक अपनी पहुंच रखता है जी। ये वो इकोसिस्टम जी। तो एक ये वातावरण खड़ा किया गया, और उसके साथ में ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पॉकेट्स बनाए गए। कहीं अग्निवीर को लेकर उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा किया, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। संविधान की चिंता इसलिए कि हमारा जो जनजातीय या जो अनुसूचित जाति का हिंदू है उसके मन में ये बिठालना है कि संविधान समाप्त करके आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और आपको नौकरियों में कोई स्थान नहीं होगा, आप दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे। इस प्रकार का एक सारा नैरेटिव खड़ा किया गया है। इसमें और भी पहलू है कि कहीं वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कहीं अन्य बातों को लेकर, और एक जो वामपंथी नैरेटिव हमेशा से चलता है उसके साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़ना। और उस दौरान आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की भी जातीय जनगणना की उन्होंने बात की। राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा निकली, हाँ, वो केवल उसका एक जो विषय था वो था कास्ट, हाँ, और उसके साथ में वामपंथी नैरेटिव, हाँ, कि हमको उद्योगपतियों को गाली देना है, विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी जो कहीं पर भी व्यवहारिक नहीं है, इस धरती पर किसी देश में जो व्यवहारिक नहीं है, उस प्रकार का नैरेटिव बनाना। साथ में किसान हैं, श्रमिक हैं, तो उनको भी इस प्रकार की मांगे करने के लिए उकसाना जो संभव नहीं है कि किसान जो कुछ उगाएगा वह सब खरीदना पड़ेगा। एक तरफ ये कि एमएसपी बढ़ते ही चले जाना चाहिए, दूसरी तरफ महंगाई नियंत्रण में रहना चाहिए। तो किसी बात का कोई लॉजिक नहीं, किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल अराजकता और असंतोष पैदा करना, उस नैरेटिव का असर हम ये सारे चुनाव में देख रहे हैं। मतलब उसका असर हमें काशी और अयोध्या में और अमेठी में भी देखने को मिला, सब जगह देखने को मिला। मतलब अमेठी के बारे में हम ये यूट्यूब पे देखते रहे हैं कई वीडियोस के, वहाँ एयरपोर्ट आ गया, वहाँ शायद एम्स आ गया, वहाँ फैक्ट्री आ गई, सड़कें बन गई, फ्लाईओवर बन गया, लेकिन ये सब हुआ। उसके बावजूद जनता ने नकार ये जो हमने यूट्यूब पर जो हम वीडियो देखते हैं, देखिए सब जगह एक बात होती है कि आप जब किसी लोकसभा को देखते हैं, कुछ होती हैं जो पूरी तरह शहरी होती हैं, जैसे दिल्ली की लोकसभा है वो सब शहरी क्षेत्र है, मुंबई में है, ऐसा देश के कई लोकसभा हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में 7 सीटें आई, पर आप बाकी जगह देखिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दूर फैले हुए आबादी के हिस्से होते हैं। अब जो यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं या पत्रकारों को देख रहे हैं, ये प्रायः शहरी इलाकों में या शहर के आसपास के किसी कस्बे में जाते हैं। फिर जब वहाँ पर भी जाते हैं तो क्या हर जातिगत समूह को देखकर वो अध्ययन करते हैं, इधर राह चलते कुछ लोगों से बात की, वहाँ कुछ बात की, और इसीलिए उसका सही चित्र कभी सामने नहीं आ पाता।
और ये जो नेगेटिव नैरेटिव, ये जो एंटी हिंदू नैरेटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये माइक्रो प्लानिंग है जी, ये माइक्रो प्लानिंग है, ठीक कह रहे हैं। बहुत छोटे छोटे समूहों पर ये काम कर रहा है। इसके लिए भारत का जो एक तथाकथित बहुत बड़ा हिंदी अखबार है, उसने एक न्यूज़ छापी जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग, और एक टर्म बहुत ट्विटर पे भी चल रहा है, वो है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। ये इन्होंने एक गठजोड़ बनाया है, PDA, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, PDA। अब इन्होंने इसमें चालाकी ये करी है कि इसमें से मुस्लिम शब्द को हटा के उसकी जगह ले आए अल्पसंख्यक, और यादव को हटा के पिछड़ा ले आए। हाँ, अच्छा, और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव को और इंडी गठबंधन को ये ज्ञान देने वाले हैं नीतीश कुमार। उन्होंने इनको समझाया था कि यादव मुस्लिम YM से आगे निकलो, और मायावती का जो पूरा वोट बैंक है वो शिफ्ट हो रहा है, उसको पकड़ो। मुझे लगता है कि इन बातों का वैसे कोई बहुत आधार नहीं होता है, हालांकि नीतीश कुमार उस समय वहीं थे। हाँ, लेकिन कई बार ये बातें बस लिख दी जाती हैं। पर अगर मुझे मैं ऐसा एक कारण से कह रहा हूँ जी, ये जो है ना कि ये आइडिया अखिलेश को कहाँ से आया। हाँ, तो मैं आपको कहूँगा कि उनको ये आइडिया अमित शाह से आया, ओके, नीतीश कुमार से नहीं। यही काम पहले, यानी ठीक यही काम नहीं, लेकिन यह रणनीति, ये जब उत्तर प्रदेश पहुँचे थे 2014 में अमित शाह, हाँ, तो उन्होंने ये किया था। ओके, उन्होंने माइक्रो प्लानिंग की। हाँ, उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन है जिनको प्रतिनिधित्व का अभाव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया, और हर समूह के अंदर से नेतृत्व को निकाल कर लाए। जी, वो जो पन्ना प्रमुख और वो सब बनाए थे उन्होंने, और उसके अलावा जो सामाजिक नेतृत्व है जी, उसको निकालने के लिए काम किया, और उसके साथ में अनेक सामाजिक संगठनों ने भी उस समय ये काम किया। 2014 में, उसके पहले से ये चल उसके रहा था। पहले से, उसके कारण वो परिणाम हमको दिखा, और वो लगातार 4 चुनावों तक हमने उसको देखा, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, और यूपी ने एक तरफा परिणाम दिया। बाद में ये समस्या क्या हुई कि उस चीज़ को समय के साथ जो रिन्यूअल जो होना चाहिए उसमें भाजपा की तरफ से कमी आई। साथ में ये जो हमने नैरेटिव जिसकी बात की, वो नैरेटिव तब तक ग्राउंड पर तैयार हो चुका था, वो जेल हो चुके थे वो लोग, और वो इसको करने में सफल रहे। उन्होंने इसमें मैं जो आप इनकी बात कर रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया, इनका माई समीकरण मुस्लिम यादव ये जो चलता था, तो इनको 2 बातें ध्यान में आई। एक तो ये ध्यान में आया कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है, और अयोध्या काशी के बाद वह जो सांस्कृतिक गौरव की जो भावना है वह इस समय सब जगह दिख रही है, चरम पर थी। इसलिए इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम नहीं हैं, हम अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग करें, और यादव जो है केवल उनको अपना वोट बैंक मानने की जगह अब हम उसका दायरा बढ़ाएं, हम उसको OBC करें। इन्होंने ये किया। उसके पहले ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने, अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव जो इनके नेता हैं और जो सामाजिक नेतृत्व भी जो इनके साथ में, उनकी इन्होंने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस बार हम आपको हर बार की तरह टिकट नहीं देंगे, विधानसभा के समय देखेंगे, क्योंकि हमको ये चुनाव जीतना है और आप हमारा समर्थन करिए। इस रणनीति पे चल के ये इनका PDA आया है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने एक कॉपी की है जो पहले भाजपा ने किया था, लेकिन भाजपा इस बार उसको नए ढंग से, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक उम्र होती है, आपको उसके बाद उस पर फिर नए सिरे से विचार करना होता है, बदलती परिस्थितियों के साथ, उन डायनामिक्स के साथ आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में गलतियां करती चली गई? शायद ये गलतियां दूसरे राज्यों में भी हो रही होंगी, लेकिन वहाँ हमको परिणाम विपरीत इसलिए नहीं दिखा
कि मुझे लगता है इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश पे फोकस किया तोड़ने के लिए, देखिए और शायद महाराष्ट्र में किया। बंगाल में तो ममता बनर्जी फोकस कर रही थी और वो रिजल्ट लेके आई। देखिए इसको दो तरह से देखना चाहिए। पहली बात ये कि जिस दल को भी सत्ता तक पहुंचना है वो उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता जो है, प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये सच भी है, हमने देखा है। वो इसलिए कि वहाँ 70 लोकसभा सीटें इसलिए। हाँ, वह भी है, और दूसरा उसका असर आसपास भी जाता है। अच्छा, तो एक उसको आप उस 70 से भी आगे बढ़ा के उस दायरे को आप हाँ, क्योंकि अब तो उत्तराखंड और वो अलग हो गए, वरना और ज़्यादा और ज़्यादा था। हाँ। और फिर भाई उसका असर क्या सतना में नहीं आएगा, मध्य प्रदेश में? हाँ। या बिहार में नहीं जाएगा क्या? या दिल्ली में नहीं होगा? तो असर है उसका। तो वो एक 100 सीटों का आप एक हिसाब वहाँ से मानिए, ये होता है। तो आप उत्तर प्रदेश को सत्ता में है तो और किसी को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि ये जो सारा नैरेटिव था, ये जो सारा अभियान था, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ? देखिए नैरेटिव तो सब जगह चलता है, लेकिन नैरेटिव हवा में नहीं चलता। नैरेटिव को चलने के लिए धरातल पे कुछ परिस्थितियाँ, लोग और संगठन लगते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ ये ज़मीनी आधार इकोसिस्टम के लिए ये ज़्यादा व्यापक है। और यहाँ रीजनल पार्टियाँ भी दमदार हैं। रीजनल पार्टियाँ दमदार हैं। ये बाकी जगह तो केवल द्विपक्षीय मुकाबला रहा। मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस ही है। हाँ, आप महाराष्ट्र में देखिए तो पंचकोणीय, 6 कोणीय मुकाबला वहाँ पर हुआ है। यूपी में भी 4-5 कोण मुकाबले के हमको देखने में आते हैं। वो तो बिहार में नीतीश बीजेपी में आ गए। तो यूपी में आप देखिए, चाहे वह जाति की राजनीति हो, चाहे वह अल्पसंख्यकवाद की तुष्टीकरण की राजनीति हो, और जातियों के अंदर भी जितनी विविधता आपको यूपी में मिलती है, और फिर आप सेंट्रल यूपी देखें तो एक अलग वातावरण है जी। पूर्वांचल में अलग है और पश्चिम यूपी में अलग है जी। तो ये जो पूरी विविधता है, सामाजिक भी, क्षेत्रीय भी, और जो व्यापकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हमको उसका असर इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो आपने अभी जो इंगित किया है वो भी महत्वपूर्ण है कि भाई यहाँ तो केवल 2 पार्टियों का मुकाबला था। वास्तव में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस कहाँ है लड़ाई में? सपा मुख्य, पर कांग्रेस को भी सीटें आई उत्तर प्रदेश। कांग्रेस को एक नई ताकत मिली है इस चुनाव। कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ गया है इस बार, सीटें डबल हो गई। दरअसल मायावती का जो वोट पे यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ है जी, ये इस नैरेटिव के चलते ही शिफ्ट हुआ है, ये हमें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी वर्ग के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती रही जी, लेकिन विपक्ष ने केवल नकारात्मक प्रचार को अपना हथियार बनाया। आप देखिए उस पूरे इसमें 2 ही बातें चली। आप चाहे कांग्रेस का चुनाव प्रचार देख लें शुरू से, या सपा का देख लें, तो एक तो वो खटाखट चल रहा था जी। बैंक में 1 लाख रुपए आएगा, सब लोगों ने लोग खटाखट कर रहे थे। माना लोगों ने उसको। ये विचार का विषय कि कितना माना, ये इसमें विश्लेषण और अभी चीजें आना बाकी है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। अब वो एक वीडियो से हम लोग मान लेते हैं कि पूरे यूपी में ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया में आजकल एक बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो लखनऊ में वो कुछ मुस्लिम महिलाएं वो गारंटी कार्ड लेके पहुंची थी और उसको फैलाया ऐसे जा रहा है कि मतलब कांग्रेस कार्यालय के बाहर भीड़ लगी है जी। तो एक ये उनका था जी। दूसरा उनका मुद्दा था कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, और डिक्टेटरशिप आने वाली है, अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो बस इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या था इनका? अच्छा, वो उससे खेलते रहे, क्योंकि देखिए आपने नोट किया होगा मोदी जी को, मोदी जी ने हर चरण में अपना
वो बदला, अपना हमला बदला, और जब वो इस लाइन पे आए कि मैं मुस्लिम आरक्षण नहीं होने दूंगा, तो वो दरअसल सूचना तो उनको भी है कि भाई ग्राउंड पे क्या चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि मोदी जी का मैसेज नहीं उतरा नीचे लोगों के गले तक, और ये जो बैकग्राउंड में काम करते रहे अखिलेश और राहुल, ये सफल रहे। आनंद जी, यही इकोसिस्टम की बात आती। आजकल इकोसिस्टम शब्द जो है, हाँ, ये बड़ा प्रचलित हो गया, हाँ, लेकिन आज भी लोगों को पता नहीं है कि इकोसिस्टम क्या है। तो ज़रा ये बताइए, क्योंकि मोदी जी जो बात रोज़ 3 सभा करके कह रहे थे, वो लोगों वोटर के कान में नहीं पहुंची, और ये इकोसिस्टम चुपचाप जो काम कर रहा था, जो सत्ता में नहीं था, और जो हम कह रहे थे कि इतने ईडी ने छापे मारे और उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, फिर भी वो कैसे सफल हुए? हम इकोसिस्टम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में जब चुनाव चल रहा था, तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे लोगों को विश्वास आता है। तो शहडोल के एक जनजातीय क्षेत्र का एक गोंड बहुल एक गांव का समाचार छपा, फोटो समेत, और वो जो वहाँ की महिलाएं हैं, कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं थीं, उनसे पूछा कि आप किसको वोट देने वाले हैं। उन्होंने कहा हमने अभी कुछ तय नहीं किया है। तो उन्होंने बोला ये योजना है, ये है, या फलाने का ये मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा हमको ये सब नहीं पता, हम लोग बैठते हैं गांव के लोग और सब लोग मिलकर तय कर लेते हैं किसको वोट देना है। ओके। और हम जाके वोट डाल आते हैं। कितने वोटर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 200 वोटर हैं। तो वो लोग बैठेंगे और 200 वोट एक तरफ पलट जाएंगे, दूसरी तरफ आप आइए। तो क्या कारण था कि रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र राजनीति में सक्रिय, वो जीवन से निराश होकर आत्महत्या करता है और अपना अंतिम पत्र लिखता है, और उसमें वो क्या कहता है कि मैं एक अनएप्रिशिएटेड चाइल्ड था, यानी मेरे को घर से कभी प्रशंसा नहीं मिली, मैं या मेरी भावनाओं को नहीं समझा, और जीवन के बारे में लिख रहा है अपने कि वो जीवन से क्यों हताश है। और वो कहता है कि मैं मरने के बाद नई दुनिया की सितारों की यात्रा करूंगा, मेरी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी को दोषी ना माना जाए। उस समय ये एक वातावरण बना कि रोहित वेमुला वो एससी है, अनुसूचित जाति का, तो एक दलित छात्र, ऐसा वातावरण बनाया। बाद में अभी वो सामने आया और वहीं की पुलिस ने ये बताया कि वो जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, और उसकी माता ने वह फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया था, वह दलित नहीं था। अब ये जो मामला अभी आया, हाँ, ये तब आया जब अब वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी है। हाँ, तब आया। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा ने नकली रिपोर्ट सबमिट करवाई है। हाँ, और ये पूरा मामला उस समय, अगर दर्शकों को याद हो, राहुल गांधी ने संसद में भी खूब उछाला, किताबें लिखी गई हैं आनंद जी। जी, आप सर्च करिए जी, रोहित वेमुला का फोटो लग के मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, और आप सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, और यहाँ से लेके वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक लिखे गए हैं। और यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन हुए हैं, छात्रों प्रदर्शन हुए हैं, कैंडल मार्च हुए हैं, हाँ, फोटो बांटे गए हैं, क्या नहीं हुआ है। और वह आत्महत्या का मामला है, पत्र भी है। और क्या कहा गया, आरएसएस वालों ने, हिंदूवादियों ने हत्या कर दी, मोदी जिम्मेदार हैं, स्मृति ईरानी जिम्मेदार हैं, ये फासिज्म हो रहा है, दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो एक तो कुछ भी झूठ बोलना, लेकिन ये किस आधार पर बोला जा रहा है? तो देश के आज़ादी के पहले से इस प्रकार के समूह बनाने पर काम चल रहा है, जो हमारे अनुसूचित जाति समाज में अहिंदू पहचान को मजबूत करने के लिए काम करते हैं जी। और ऐसे बहुत सारे संगठन, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर बने भी ऐसे कई संगठन हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की कही गई बातों से उल्टी बातें कह रहे हैं लगातार। एक उदाहरण के लिए आपको बहुत सारे मूल निवासी नाम से बने संगठन मिलेंगे, वो मूल निवासीवाद की बात करते हैं,
और स्वाभाविक रूप से अपने को डॉक्टर अंबेडकर का भक्त बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस देश में कोई मूल निवासी नहीं है, सभी मूल निवासी हैं, कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। वो नैरेटिव चला रहे हैं कि यहाँ पर SC ST, बाद में बोलते हैं OBC, और मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब यहाँ के मूल निवासी हैं, और बाकी का जो हिंदू है वो बाहर से आया हुआ विदेशी है। वो आर्यन थ्योरी वाला, वो आर्यन थ्योरी, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के आधार पे वो पढ़ा रहे हैं जी, बता रहे हैं। अब तो अब उसके सारे एक्सप्लेनेशन आना भी शुरू हो गए। ये जो इस प्रकार के फोर्सेस जो खड़े किए गए, इन्हीं के आधार पर जो द्रविड़ पार्टियां दक्षिण भारत में खड़ी हुई हैं, जो सनातन को गाली दे रही हैं, और इन्होंने वो जो एक बेस तैयार किया, फिर इन्होंने ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारी वर्ग, छात्रावास, उनको निशाना बनाकर एक जो सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम को ये फीड कर रहे थे रोहित वेमुला करके। उसी सिस्टम को ये फीड कर रहे थे जब ये आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है जी। तो यूनिवर्सिटियों में इस चुनाव के पहले यूनिवर्सिटीज़ अपन ने में चर्चा करी थी, यूनिवर्सिटीज़ में एक इस प्रकार का कि नैरेटिव, वहाँ पे भी छात्रों को ये प्रेरित किया गया कि अपनी यूनिवर्सिटी में काउंटिंग करवाओ, मतलब कितनी जातियां हैं, किस जाति के बच्चे कितने और किसका कितने रिप्रेजेंटेशन है, और टॉप करने वाला जो बच्चा है हाँ उसकी जाति क्या है। हाँ, आप सोचिए कि किस प्रकार का जहर एडमिशन ये फैलाया जा में रहा क्या जातियों का प्रेफरेंस है। हाँ, पेपर सेट करने को लेकर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था कि ऊंची जाति के लोग पेपर सेट करते हैं, जी, इसलिए जो दलित बच्चे हैं हाँ, वो और कुछ विदेश के मनगढ़ंत एग्जाम्पल दे के उन्होंने, मैं आपको एक इसमें बताता हूँ, ये ऐसी हवाई बात है और इतना बड़ा झूठ है। आप थोड़ा IIT के लोगों से बात करिए, मैंने वहाँ जो पढ़ाते हैं उन लोगों से बात की ये बयान आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को पता कैसे चला, क्योंकि पेपर बनाने वाले की जो पहचान है ये कभी नहीं बताई जाती, वो एक पूरा समूह होता है और उस समूह की पहचान को गुप्त रखा जाता है, पेपर की सिक्योरिटी और व्यक्ति की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। पर देखिए एक बिल्कुल दूसरी बात जो उन्होंने बताई जी, कि ये जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं उसमें सब कास्ट के लोग हैं। दूसरा वो कहते हैं कि पढ़ाने वालों में जो एक प्रतिशत सभी जातियों का होना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए लंबे समय से अभियान चलाए जा रहे हैं IITs में भी, और उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो ये एक तीसरा पार्ट हुआ जो हमने विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में चल रहा है। इसके बाद इसमें आते हैं NGOs, कोई पर्यावरण के नाम पे काम कर रहा है, जिनकी भी फंडिंग वगैरह रोकी गई, ये सब। इसमें आता है मीडिया, इसमें आते हैं आपके कई मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आते हैं आपके बहुत से कन्वर्जन के काम में लगे हुए बहुत सारे मिशनरी तंत्र, इसमें जुड़ते हैं जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, इसमें जुड़ते हैं वो लोग जो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं। तभी तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर बोलते हैं कि आप मोदी सरकार को हटाने में हमारी मदद कीजिए। आखिर आप पाकिस्तान में जाके क्यों मदद मांग रहे हैं, किससे मदद मांग रहे हैं, कौन सा फीडबैक आपके पास है जी, किस आधार पे आप जाकर ये बात कर रहे हैं। फिर इसमें जो वामपंथी संगठन है उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि कोई कला क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कोई मीडिया के क्षेत्र में हैं, कलम चलाने वाले लोग हैं, सब प्रकार के लोगों को मिलाकर एक बहुत बड़ा एक तंत्र बनता है। ये है इकोसिस्टम। तो ये प्रशांत जी ये कोई नई बात तो है नहीं, मतलब आप देखेंगे कि अपन ने चुनाव शुरू होने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें ये सारी बात अपन कर चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि सरकार इससे लड़ने के लिए क्या कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में अभी सरकार को बहुत काम करना शेष है। ओके। और ये जो चुनाव परिणाम है ये एक प्रकार की खतरे की घंटी है शायद सरकार को जगाने के लिए। जागना तो चाहिए ही, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि सरकार क्या कर रही है, मैं इसमें एक दूसरे पहलू की तरफ ध्यान लाना चाहता हूँ। वास्तव में सरकार इसमें सब कुछ करने की स्थिति में कोई भी सरकार नहीं होती। ख़ास तौर पे ये जो अभी हमने कुछ चर्चा की इकोसिस्टम के बारे में,
तो आप देखिए कि हमने बातचीत की शुरुआत सोशल बेस के साथ की। अब जो धरातल पर जो ये संगठन काम कर रहे हैं, जो अहिंदूकरण डी हिंदुआइजेशन की प्रोसेस में जो लगे हुए हैं, और उन सबका छोटा बड़ा अपना आधार भी है, और वह कुछ नए हैं, कुछ पुराने हो चुके हैं। तो उसमें ये शामिल है, यहाँ पर एक 100-125 साल पुराना एक जहर आर्यन द्रविड़ डिवाइड का वो मौजूद है। उसके आधार पर राजनीतिक और कहीं कहीं पर सामाजिक पहचानें खड़ी कर दी गई हैं। तो ये केवल सोशल मीडिया और मीडिया को मैनेज करने तक नहीं है। और अगर सोशल मीडिया और मीडिया को मैनेज करने का भी आप की बात करें तो उसको भी आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और ख़ास करके 4G 5G मोबाइल रेवोल्यूशन के आने से भारत में इसमें गति आ गई है। क्योंकि आप उस दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के सीधे मोबाइल तक पहुंचते हैं अपना नैरेटिव लेके, और पर्सनलाइज्ड, रीजन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, मुद्दे वाइज आप टारगेट कर सकते हैं, और वो ये कर रहे हैं। हमने बीच में भी बात करी थी कि हमारे आसपास के जो हमारे OBC SC ST मित्र हैं, अगर आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स देखेंगे तो आपको एक तस्वीर समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है दुनिया में। वहाँ उनको टारगेट करके और कुछ बातें वहाँ पहुँचाने की कोशिश हो रही है। वो कंटेंट बन रहा है, वैसा कंटेंट बन रहा है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 पार, मोदी जी ने कहा 400 पार, उसके बाद एक पूरी लहर आ गई वीडियोस की कि 400 पार क्यों ज़रूरी है। मोदी जी ने कहा मैं कड़े फैसले लूँगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन आ गए क्या कड़े फैसले लेंगे। अब हम लोग तो बड़े कॉन्फिडेंस थे कि वही राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, अब तो वक्फ बोर्ड एक्ट हटेगा, POK भी आ जाएगा, और जो है न्यायपालिका में भी रेगुलेशन आएगा, और हम लोग ने अपने ख्याली पुलाव पकाना चालू कर दिए थे। उन लोगों ने क्या किया, इकोसिस्टम ने, ये भी समझना ज़रूरी है, उन्होंने उसको एडवांटेज की तरह यूज़ किया। मैं अब जो वीडियो देख रहा हूँ, जो अब बाहर आ रहे हैं रिज़ल्ट आने के बाद, इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारे उस मुगालते को और पाला पोसा। उन्होंने कहा अरे तुम तो 400 पार आने वाले हो। अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा हर चरण के बाद YouTube पे, ट्विटर पे दावेदार बैठे थे, मोदी जी ने 200 सीट जीत ली इस राउंड में, मोदी जी ने 250 सीट जीत ली इस राउंड में, सरकार बन गई, 270 हो गई, 6वें राउंड, तो 5वें राउंड में तो 270 पार जा चुके थे हम। कहाँ से ला रहे थे ये फिगर? आनंद जी, क्या होता है जब चुनाव हो जाता है, हाँ, तब फिर विश्लेषण थोड़ा सरल होता है, खासतौर से परिणाम आने के बाद। लेकिन प्रशांत जी क्या है, जो लोग ग्राउंड पे घूमते हैं, खास करके किसी राजनीतिक पार्टी के लोग, या फिर वो पत्रकार जो दावा कर रहे थे कि मैं 15,000 किलोमीटर घूम आया यूपी में और फलाने राज्य में, उतने राज्य में मैंने 1-to-1 बात करी, वो लोग भी ये नब्ज नहीं पकड़ पाए कि ये जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है हिंदू समाज में, ये किया जा रहा था ग्राउंड पे जाके। देखिए, ये आज का नहीं है। मैं इसमें 2 बातें जोड़ता हूँ। पहली बात ये कि एक तरफ जब ये सारी बातें हो रही थी कि 200 पार, अब 300 पार हो गया है, लेकिन तब भी एक जो स्थापित वामपंथी जो इकोसिस्टम मीडिया जो है, वो कह रहा था कि नहीं, इस बार भाजपा दिक्कत में है। ये चल रहा था। तो दोनों प्रकार की बातें बाजार में। अच्छा, जब वो ये कह रहे थे तो हम उनका मजाक उड़ा रहे थे। मतलब सभी प्रकार की बातें, मिश्रित प्रतिक्रियाएं, मीम बन रहे थे, उनके मीम्स बन रहे थे, सब हो रहे थे। लेकिन मैं इसमें कहता हूँ, फिर देखिए लौट के बात वहीं आती है, आखिर इकोसिस्टम ये सारी नकारात्मक बातें कैसे फैला रहा था। तो मैंने कहा कि हर बात में एक सोशल एक उसका बेस होता है। समाज में कुछ विषमताएं रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हमने उन विषमताओं को दूर भी किया है, पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक किया है। अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। आरक्षण दिया गया देश में, और
काफ़ी सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई पहलू हैं जो आम तौर पे लोगों के ध्यान में नहीं आते। ये नैरेटिव कैसे फल फूल रहा है? हिंदू समाज का जो अनुसूचित जाति का युवा है या जनजाति युवा है, SC ST है, अब सारे के सारे कोई बहुत उच्च शिक्षा में है, ऐसा नहीं है। अब कैसा नैरेटिव चलता है? अब एक गांव का, कस्बे का या शहर का कोई लड़का है, वह पढ़ गया, उसने मैट्रिक कर लिया, उसने कहीं से BCom किया, कहीं से ग्रेजुएशन कर लिया, उसके पास जब ये मैसेज पहुंचते हैं और ये लोग पहुंचते हैं, तुमने तो पढ़ाई कर ली, नौकरी कहाँ है, ऊपर से आरक्षण खतरे में है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनको गलत दिशा देना कि सबको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, जो असंभव है। भारत में अगर किसी एक जाति समूह के लिए सारी सरकारी नौकरियां रिजर्व कर दी जाएं तब भी उनको पूरी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी देश में सरकारी नौकरियां कितनी होती हैं, परसेंट निकालेंगे तो 2-2.25% टोटल रोजगार का वो होता है। उसमें आप सब मिला लो, सेना मिला लो, रेलवे मिला लो, सबको मिला लो आप। लेकिन एक नैरेटिव पहले खड़ा करना, देखिए 2-3 चीज़ों पे काम करें, युवाओं की जैसे हम बात करें तो एक नैरेटिव खड़ा करना कि नौकरी का मतलब सरकारी रोजगार, सरकार रोजगार यानी सरकारी नौकरी एक। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण का विरोध, मोदी ने देश बेच दिया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, फिर कह दो कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो फिर आप क्या करो, देंगे। फिर आप क्या करो कि रोहित वेमुला की आत्महत्या को उठाओ और उसको हत्या का मामला बनाओ। और चूंकि आपके पास ये सारा प्रचार तंत्र है सब तरह का, जिसमें $100 करोड़ लगाने वाला जॉर्ज सोरोस भी है और गांव कस्बे में बैठा हुआ तुम्हारा आदमी भी है, भीम आर्मी और ऐसे संगठन भी हैं। ये इतने सारे आपके जो मुंह हैं उनके माध्यम से आप वो प्रचार को करो, दूसरा कुछ पहुंच ही नहीं रहा है उसके पास जी। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि अरे राम मंदिर का मुद्दा था, इतना सब कुछ था, क्या हुआ, विकास था, वो सारी बातें इस शोर के आगे दबा दी गई। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है जो लोग चूक जाते हैं। जब कोई इस प्रकार का वीडियो चलता है, जब कोई इस प्रकार की बात फैलाई जाती है, तो ये जो 37 दलों का जो गठबंधन बना है, जो 37 दल मिलके कितने 237 कितने 237 दल मिलके 237 सीटें लाए, ये 37 दल ये उसका प्रचार करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन जो इनसे जुड़े हुए हैं वो उसको करते हैं। अनेक प्रकार के मजहबी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में जिनकी हजारों ब्रांचेज हैं वो करते हैं। अल्पसंख्यक वोटों के जो गट्ठा ठेकेदार हैं वो उसको चलाते हैं। मिशनरीज करती हैं। बाहर के बैठे मीडिया जो है वो उनको चलाते हैं। सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दौड़ती हैं। तो ये 1:100 इतना फ़र्क होता है इस प्रचार में। अच्छा, उसमें इस बार एक नया एंगल भी आया है। हम इसलिए उस पर बात कर सकते हैं क्योंकि हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, अभी टाइम लगेगा। और मैंने ये पाया कि जैसे ही इलेक्शन का सीज़न चालू हुआ हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूज़ 0 में चले गए। और 31 मई को मैं वो ग्राफ शेयर कर दूंगा मेरे दर्शकों के साथ। 31 मई से उसके व्यूज़ फिर बढ़ना चालू हो गए अचानक से। और जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये मुद्दे को अब खुल के उठाना चालू किया है कि या तो वीडियो पहुंच नहीं रहा लोगों तक जो भारत की बात कर रहे हैं, या फिर वीडियो दिखा रहे हैं लेकिन उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ऑफ कर देता है। तो अब क्या है कि आप बनाइए वीडियो, चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख लोगों तक जाएगा। पैसा नहीं कमा पाओगे बेटा उससे, तुम घर चला लो अपना। राजीव मल्होत्रा जी जैसे बुद्धिजीवी और सारी दुनिया में जिनकी ख्याति है जी, जिनको लाखों लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उनके वीडियो के व्यूज़ 2 से 3 हज़ार दिखते हैं।
तो नरेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे नरेटिव को काउंटर करने के लिए उसकी रीच को भी रोका जा रहा है। इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट मैं ये देख रहा हूँ प्रशांत जी, जो नरेटिव में एक दूसरा पहलू अभी निकल के आ रहा, वो ये है कि हिंदू समाज गद्दार है, और ये बात वो हिंदुओं के मुंह से ही कहलवा रहे हैं। दूसरा वो एक बात जो हिंदू समाज में उनके दिमाग में बैठाने में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में झगड़ा हो गया है, मोदी योगी अमित शाह में झगड़ा हो गया है, हिंदू दो भाग में डिवाइड हो गया है। और अभी 2-3 दिन से जो नैरेटिव एक और उन्होंने देना चालू कर दिया है वो ये है कि राम मंदिर का कोई असर ना पहले था ना है, अगर होता तो इस चुनाव में दिख गया होता। राम मंदिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, और उनकी इस बात को बल क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप अयोध्या में चुनाव हार गए। ये जो नैरेटिव की आपने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ख़तरनाक भी है। एक तरफ एक वातावरण बनाकर आम व्यक्ति से ये कहलवाया जाता है अयोध्या के लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना है। अभी हमने चर्चा की कि अयोध्या से ही जीते हैं, बाकी जगह से हारे। क्या चुनाव हारने जीतने पर हम अपने लोगों का बहिष्कार करेंगे? और ये भाषा मुंह में डाली जा रही है जी, ये कहीं से आ रही है। हाँ। और जब जन भावनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं, लेकिन जहाँ से आपने बात शुरू की उस पर ज़रूर चर्चा करने की आवश्यकता है। हिंदू का कुछ नहीं हो सकता, हिंदू गद्दार है, हिंदू के लिए कुछ कर लो। देखिए, हिंदू समाज को हम जानते ही नहीं। आप ये समझिए कि कोई एक बड़े आकार का शहर है और उसमें हम एक 2400 स्क्वायर फीट की जगह को जानते हैं, हम कहते हैं ये हिंदू समाज है। अभी जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ और एक सूची आई थी कितने संप्रदायों के हिंदू वहाँ पर पहुँचे, और वह संख्या 150 से ऊपर थी जी। और हम जो हिंदू समाज की जो लोग बात कर रहे हैं जी कि हिंदू ऐसा है, वो आत्मंथन करेंगे, झांकेंगे, उनके भाव बुरे नहीं है, उनकी पीड़ा है, वो उसको इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 150 नहीं, आपको 15 नाम ध्यान नहीं आएंगे संप्रदायों के। फिर अभी हमने जातियों की बात नहीं की है, और जातियों में उपजातियों की बात नहीं की है। अकेले जनजाति समाज में गोंड जिनको कहा जाता है, उनके अंदर कितनी उपजातियां हैं, कितने दर्जन हैं, आपको नहीं पता है, यानी समाज को नहीं पता है। हम जिसे हिंदू समाज कहते हैं वह कितना व्यापक है, उस तक यह आपकी जो सांस्कृतिक चेतना की लहर है यह पहुंची है क्या? कितना पहुंची है? बहुत पहुंची है। तो इतना है कि भैया राम जी का मंदिर बन गया जी, बस। अच्छा, मैं एक सामान्य हिंदू समाज से ये बात करूं जिसको हम जागृत कहते हैं, क्या पता है कि राम मंदिर के लिए कितनी बार युद्ध लड़े गए? कौन कौन से लोग बलिदान हुए? तो राम मंदिर का विषय जो हम इतना जानते हैं, हमको भी नहीं पता आमतौर पर। तो इतने सारे इस दुष्प्रचार, इस इकोसिस्टम के बीच में, कई प्रकार की समस्याओं के बीच में, जिंदगी की आपाधापी में, शिक्षा का वह स्तर नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? हिंदू समाज कितना बड़ा है? बहुत से लोग किसी राजनीतिक पार्टी को केवल इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से यही चल रहा है, हमारे पास और कोई विचार कभी पहुंचा ही नहीं, हमने इसी को देशभक्ति माना है। 15 अगस्त 26 जनवरी में खड़े होकर तिरंगा फहराना। लेकिन प्रशांत जी, ये अभी जो वीडियो चल रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि समाज को ब्रेक करने की उनकी जो प्रयास हैं वो रुके नहीं। हमको लग रहा है चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, जैसे तैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपन फिर कंबल ओढ़ के सो जाओ, और वो काम पे लगे हुए हैं।
आनंद जी, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है हाँ। जो आपने कही। देखिए, समाज को जगाना मतलब क्या? हाँ। तो वास्तव में लोगों को यही लगता है कि एक हम किसी स्थान पर पहुंच गए और बस उसके बाद सब भला हो गया। हाँ। और वो आता ना जैसा फिल्मों में, हाँ। एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर। हाँ। परंतु ऐसा होता नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होता। छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप घर की सफाई करते हैं, अगले दिन या कुछ ही देर बाद वह फिर फैलना शुरू हो जाता है। आप जमाते हैं तो जमाते रहना पड़ता है। हाँ। तो घर तब व्यवस्थित होता है या आपका डेस्क तब व्यवस्थित होता है जब आप उसको हर पल साफ रखने के लिए सजग रहते हैं। और कोई जागृत समाज भी ऐसा ही होता है। हम जिस भारत की बात करते हैं, जिस अतीत के गौरव की बात करते हैं, तो निरंतर जागृत रहने वाला समाज था, तब आप वैसे थे। समाज का वैसा बनने तक आपको काम करना पड़ेगा, यानी हर व्यक्ति स्वयं से चिंता करने लगे। और आप जब शास्त्रों में जाकर धर्म की परिभाषा देखेंगे तो इन्हीं अर्थों में आपको मिलेगी। निरंतर गतिमान रहना, निरंतर जागृत रहना, निरंतर आत्ममंथन करना और चारों तरफ देखते रहना। तो ये इससे मेरा आपसे एक अगला सवाल है कि हिंदू समाज को गतिमान रखने के लिए, निरंतर और जागृत रखने के लिए, क्या ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की जिम्मेदारी है? वास्तव में समाज के अंदर बहुत सारी धाराएं जो चल रही हैं और आज काफ़ी सारे अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी दिशा ये है कि समाज स्वयं से जागृत हो। कोई इसका ठेका नहीं ले सकता है। सारी व्यवस्थाएं अस्थायी होती हैं। समाज में जब वह चीज़ स्थायी रूप से स्वभाव में आ जाती है तब परिवर्तन आता है। आपने कहा समाज की जिम्मेदारी है, क्या संत समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो हिंदू समाज को राजनीतिक रूप से जागृत करे? सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, राजनीतिक रूप से जागृति का मतलब है हम उसको ये कहें कि लोकतंत्र के लिए जागृत करें। राजनीति हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है। लोकतंत्र के लिए करे, हाँ, लेकिन आपकी लड़ाई देखिए क्या है। मैं आज पांचेजन का एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से बाकायदा कई दिनों से ये उनको टीचिंग्स मिलती रही कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये तो आया ना, स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई है। जैसे कि जहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था, हाँ, तो वहाँ पूरा मुस्लिम वोट उसको गया है। हाँ, और बाजू वाली लोकसभा में पूरा सपा को गया है। ये अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा कि वो पठान साहब आए, मैं इतने सालों से यहाँ सेवा करता रहा लेकिन उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया क्योंकि सामने एक मुस्लिम कैंडिडेट आ गया। तो क्या ये सांप्रदायिकता है या ये उनकी एकजुटता कही जाएगी? सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर एकजुटता है। और जब हिंदू संगठित होता है तो सांप्रदायिक, तो वह सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन यह जो नैरेटिव है, हाँ, इकोसिस्टम के दम पर चलता है। तो जिस इकोसिस्टम का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, जिसका विस्तार ज़्यादा है, वह अपना असर छोड़ पाता है। तो अब मेरे नए सिरे से आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये कि जब वो लोग अपने लोगों को अपने धर्म स्थलों से एकत्रित करके एक दिशा में वोटिंग करवा सकते हैं, हिंदू समाज ने कभी ये प्रयास क्यों नहीं किया? समय समय पर हुए हैं प्रयास। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी की ये नैतिक हार है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को और उनकी पॉलिसीज को नकार दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कांग्रेस कितने दशकों से अपने दम पर बहुमत से दूर है। क्या कांग्रेस ने 10 साल तक सरकार नहीं चलाई? क्या तब वह अनैतिक सरकार राहुल जी और सोनिया जी चला रहे थे? जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे तो तब वो बहुमत में थे क्या? कांग्रेस अपने दम पे? कांग्रेस अपने दम पर तो नहीं आई थी ना। कांग्रेस तो बहुमत से बहुत पीछे थी। बहुत पीछे थी। तब भी आपने चलाया ना उसको। तो क्या वह अनैतिक थी? दूसरा, ये जो आज सीटें आई हैं, सारे इंडी गठबंधन की सीटों से ज़्यादा अकेले भाजपा की सीटें। तो जो 100 सीटें लाए हैं,
वो 240 सीटें लाने वाले को कह रहे हैं कि आप हार गए। हम्म, और चुनाव एनडीए के नाम पर लड़ा हम्म, और एनडीए उस बहुमत- मैजिक नंबर के आगे निकल गया। हम्म, आप कहते हैं नैतिक हार है। हम्म, फिर आप उसमें ये कहते हैं कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, हम्म, हम विपक्ष में बैठ के एक्सपोज करेंगे। हम्म, आप दावा करने की स्थिति में हैं क्या? एक नंबर से हम्म, और दूसरा संवैधानिक रूप से। संवैधानिक रूप से सबसे पहले सबसे बड़े दल का जो प्रमुख होता है उसको आमंत्रित किया जाता है, राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं। तो उस आधार पर भाजपा को बुलाएंगी राष्ट्रपति, और उनके पास तो चुनाव के पहले का बना हुआ अलायंस है जो 272 के ऊपर गया है। आप कहते हैं कि वो नैतिक रूप से हार चुके हैं। ये वो हैं जो पिछले 3 दशकों से ये 272 के नीचे स्कोर कर रहे हैं। 3 दशक यानी 30 सालों से वो मोदी जी को कह रहे हैं कि आपकी नैतिक हार है। आपकी नैतिक हार है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं इस बार, हाँ, तो क्या ऐसा मान लें कि आखिरकार राहुल गांधी लॉन्च हो गए? राहुल गांधी को कुछ समय के लिए एक ताकत तो मिल गई है। एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि इस पूरे चुनाव में एंटी मोदी नैरेटिव उसका चेहरा राहुल गांधी बने। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, लेकिन एक बड़े कैनवास में जब देखेंगे तो राहुल गांधी उसका चेहरा बने। और अब तो वो विपक्ष के नेता भी बन गए। उसका कारण राहुल गांधी का करिश्मा नहीं, उसका कारण है कांग्रेस का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विपक्षी दल होना। और उसके प्रमुख के रूप में राहुल गांधी वो चेहरा बन गए। गांधी परिवार का एक जो पुराना उनको सपोर्ट है, उसके कारण वह हुआ है। और मुख्य रूप से एक हर पार्टी का एक अपना वोटर बेस तो होता ही है, लेकिन जैसे कि मुस्लिम समाज को हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग की, तो मुस्लिम वोटर ने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत दिखा उसको वोट दिया। प्रशांत जी, मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी जब योजनाओं का लाभ दे रहे थे तो वो जाति धर्म नहीं देख रहे थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा, एक आंकड़ा आया था कि पूरे 2000 कुछ वोटर थे, वहाँ 500 घर बने मुस्लिम सारे वोटर, लेकिन एक वोट बीजेपी को उन्होंने नहीं दिया, इतना लाभ मिलने के बाद। तो मुसलमान भाजपा को वोट देने से परहेज क्यों करता है? कभी भी एक थोड़े बहुत प्रतिशत के अलावा मुस्लिम वोट भाजपा को कभी नहीं मिला, और इस चुनाव में तो बहुत ही कम पर आ गया, 1% के लगभग मिला है। और इसका कारण ये है कि अल्पसंख्यकवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की ग्रूमिंग ही हमेशा से की गई। किस प्रकार का विचार वहाँ पर हमेशा से चलाया जाता रहा, और ये सो कॉल्ड सेकुलर दलों के द्वारा चलाया जाता रहा। फिर जो मजहबी लीडरशिप है वह भी उसी बात को आगे बढ़ाती है, और वह क्या है? तो हम तो इस दुनिया को अस्थाई मानते हैं, हमारे को तो असली दुनिया तो हमारी मौत के बाद शुरू होती है। तो वो इसको मजहबी फ़र्ज़ बनाते हैं कि आपको हर उस पार्टी के खिलाफ जाना चाहिए जो आपके एजेंडे को सपोर्ट नहीं करती। और वो एजेंडा वो लोग क्या बताते हैं कि आप 3 तलाक में हस्तक्षेप मत करो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मत करो, आप किसी भी प्रकार के सुधार की, आप हद सब्सिडी आपने क्यों बंद की, तो आप एंटी मुस्लिम हैं। आपने राम मंदिर बनाया, अब राम मंदिर के तथ्य क्या थे इससे कोई मतलब नहीं। तो अल्पसंख्यकवाद के नाम पर इस प्रकार की राजनीति जो होती रही है, इसलिए कभी भी वहाँ पर हम राजनीतिक रूप से कोई दूसरी तरफ शिफ्ट जो है वो देखते नहीं। भाजपा जो है वो जनता का मूड ठीक से समझ नहीं पाई, क्योंकि 370 हटा दिया, राम मंदिर आ गया। ये हिंदू बहुल जो वोटर्स हैं, समाज है, उनको लग रहा था कि बस अब तो 400 पार तो बहुत आसान होगा हमारे लिए।
देखिए, चुनाव का परिणाम ये तो बतलाता है कि कुछ ना कुछ चूक हुई है। हाँ ये तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मंथन करेंगी, उनको करना भी चाहिए। हाँ। जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा के लोग ये सोच रहे थे कि हमने जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया है वो सब चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो मोदी इस बात को समझ रहे थे कि नीचे ये कास्ट बेस्ड नैरेटिव चल रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तो 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा। तो उन्होंने इस जाति के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की और चाहा कि यह लाभार्थी वर्ग जो है, ये जो योजनाएं हैं, ये उस चीज़ को बैलेंस करें। लेकिन ये जिस इकोसिस्टम की हमने बात की, ये भारी पड़ गया। लेकिन शायद अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो अगर मोदी जी ने इतनी ताबड़तोड़ रैलियां नहीं की होती तो हो सकता था कि और परिणाम खराब हो सकता था। हो सकता है, संभव। अभी हम जिसको खराब देख रहे हैं वो शायद जिस लेवल का हमला था उसमें हम बहुत सेफर सिचुएशन में फिर भी हैं, अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें। हाँ, निश्चित रूप से भाई, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। हाँ, शायद उतने दृढ़ता से कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे। बाकी तो वो जैसे सरकार चलाते आए हैं, मोदी जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो अपने हिसाब से काम करेंगे ही जी। लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है कि समझौते भी करने पड़े, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और लेकिन आए हैं और सरकार बन रही है। इस बात का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जब एग्ज़िट पोल आए और सरकार बहुमत से बन रही थी तो जो बाज़ार में उछाल आया था उस दिन एग्ज़िट पोल वाले दिन, और फिर जब ये परिणाम आते आते ये आशंका जब लगने लगी कि कहीं राहुल गांधी अथवा इंडी गठबंधन की सरकार न बन जाए, तो जो बाज़ार डूबा और अभी 2 दिन से फिर उठ रहा है बाज़ार, और अच्छा उठ गया है। अच्छा, राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने कहा कि आज पेपर में भी आया है, उन्होंने मोदी जी पे आरोप लगाया कि ये एक घोटाला है, कि आपने जानबूझ के अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शेयर मार्केट को डाउन किया, फिर अपने लोगों से शेयर खरीदवा लिए और इस बहाने आपने लोगों का करोड़ों अरबों रुपए जो है बांट दिया। फिर से उनका जो टिपिकल स्टाइल है उद्योगपतियों को बिना जिम्मेदारी के कुछ भी बोल बयान दे देना। अच्छा, वो जो पत्रकार भी बैठे थे उनके सामने सवाल पूछने वाले, वो कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछ पाया कि भाई जब आप आने वाले थे ये आशंका में बाजार गिरा, और जब ये तसल्ली हुई कि आप नहीं आ रहे हो तो बाजार फिर उठ गया। हाँ, अब आपको ध्यान होगा कि अपन लोग ने एक वीडियो किया था कि राहुल गांधी की जो मोडस ऑपरेंडी है मोदी के खिलाफ, वो लगातार रोज एक नया वो केओस करते रहेंगे देश में, और ये चलता रहेगा, भी आगे देखना है अपने को। हाँ। उसी कड़ी में मैं देखता हूँ कि कंगना रनौत को जो चंडीगढ़ में झापड़ पड़ गया एयरपोर्ट पे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे उसको सपोर्ट करने वाले मीम्स और इंस्टाग्राम वीडियोस की बाढ़ आ गई है। मुझे इसमें एक योजनाबद्ध काम दिखता है जी। पंजाब से आम आदमी पार्टी जब आई, इनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगे, खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिलाने के, और वो गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो भी जारी हुए और सारी बातें चलती रहीं। फिर पंजाब में इस प्रकार के प्रदर्शन, वहाँ देवी माँ के मंदिर पर आक्रमण हुआ, तो एक इस प्रकार का समूह जो है वहाँ सक्रिय हुआ। इस बार 2 सांसद अलगाववादी विचार वाले वो चुनकर आए, एक अमृतपाल सिंह और एक बेअंत सिंह का जो लड़का है। उसके बाद फिर ये होता है कि किसान आंदोलन में तुमने ऐसा कहा था, और तो ये जांच होना चाहिए कि ये किसके संपर्क में थी, किसके कहने पर इसने ये किया। तो किसान आंदोलन का संयोजक है, उसकी बहन है, ये बहन है। तो ये एक फिर से वो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, और इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं जी। इसकी सावधानी से जांच होना चाहिए। और नैरेटिव जो है वो कई तरह के गढ़े जा रहे हैं, उनमें से कुछ की अभी हमने बात की जी। अब जैसे चुनावों में मोदी जी ने जोर देकर कहा कि मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिलने दूंगा, और मजहब के आधार पर इस देश में आरक्षण लागू नहीं होने दूंगा। अब मोदी जो ये बात कह रहे हैं,
यह संविधान के आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि संविधान ने मजहब के आधार पर आरक्षण को नकारा है। मजहब के आधार पर आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। अब एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो SC अनुसूचित जाति है या जनजाति है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम आरक्षण होता है कि नहीं होता है। नहीं तो वो इस प्रकार के हमको वोटिंग क्यों देखने को मिलती, वो यूपी में सपा की तरफ क्यों शिफ्ट होता। सच्चाई ये है कि वहाँ तक क्या इतनी गहराई से विषय पहुँच रहे हैं, वहाँ कौन विषय पहुँचा रहा है, किस भाषा में पहुँचा रहा है, किस प्रकार से उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, विषय जो उठते हैं उनका पेनिट्रेशन क्या है, किस लेवल तक है, कहाँ तक वो जा रहा है। ऐसे ही मैं कुछ और देख रहा था कि वोटर टर्नआउट कम हुआ जी, इसलिए ऐसा हुआ। कोई वोटर टर्नआउट ऐसा कम नहीं हुआ है। ये 2019 में दरअसल थोड़ा सामान्य से बहुत ज़्यादा हुआ था, जैसा लोकसभा में होता है। पर वो शुरू के 2 राउंड में जो पैनिक हुआ था कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, ये 2014 के आसपास है। अच्छा, ये और उसके पहले के लोकसभा चुनावों के ही आसपास है। अच्छा, 2019 एक बड़ा टर्नआउट जी जी, उस ये समय होता मोदी की लहर एक अलग लेवल पे थी। कई कारण होते कई हैं, कारण थे। कई कारण जी, थे। जी, तो एक ये था। जी। फिर एक महंगाई का नैरेटिव चलाया। मैं मानता हूं कि इसको भाजपा ठीक से काउंटर नहीं कर पाई। महंगाई के नैरेटिव पे आप थोड़ा गौर करें। मोबाइल डेटा 2014 में क्या था और आज क्या है, तो कम से कम 30 से 40 गुना सस्ता हो गया। महंगाई के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो स्थिर हैं, और 2014 और 2010 से आप उनकी तुलना कर लीजिए। फिर मुफ्त में अनाज राशन योजना चल रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी वो मिल रही है। 1 रुपये में और 2 रुपये में बीमा वो हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना आप गिनते चले जाइए। आयुष्मान में तो अब 70 साल, और फिर वो 70 साल वालों को उसमें सभी को जोड़ लिया है जी। अब जब 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को उसमें जोड़ा गया है, और अब तो भाजपा चुनाव भी जीत गई तो वो होने वाला है जी। तो ये केवल 70 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को लाभ होगा क्या, या उस 30 साल 40 साल के गृहस्थ को भी लाभ होगा जिसके घर में 70 साल का कोई बुजुर्ग है? हाँ, क्योंकि उसका भी पैसा बचेगा। पैसा तो उसी का भाई पिता या माता के ऊपर कोई बात आएगी, स्वास्थ्य पे बात आएगी, तो वो उस योजना का लाभ मिलने से करोड़ों युवाओं को फायदा होने वाला है जी, गृहस्थों को फायदा होने वाला है। तो इतनी सारी योजनाएं चल रही है और साथ में महंगाई का नैरेटिव भी चल रहा है, और बेरोजगारी। हाँ। तो बेरोजगारी यानी हमने अभी चर्चा भी की कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है जी। इसको बेरोजगारी की ये परिभाषा बताएगी। ये सारे नैरेटिव इनको ठीक से काटने की आवश्यकता थी। एक और बात जो ध्यान में आती है कि कहते हैं चुनाव मैंने मेरे को ठीक नंबर पता नहीं, लगभग 2 करोड़ नया वोटर आया है जी। 10 साल पहले ये जो आज 18 साल का है ये 8 साल का था जब मोदी जी आए पहली बार। मोदी जी आए। हाँ। अब आप इसमें थोड़ा आज जो 18, 19, 20, 21 साल तक के जो हैं वोटर आप उनको गिन लीजिए तो 9, 8, 9, 10, 11, 12 साल की उनकी उम्र थी। ये कितने लोग हो गए? इन लोगों ने ना बम धमाके देखे, ना इन लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सामने भारत सरकार की अरे कोई पाकिस्तान को समझाओ। आज पाकिस्तान बोल रहा है भारत को समझाओ, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। ना उन्होंने दिग्विजय सिंह का काल देखा, ना उन्होंने बिजली देखी, खराब सड़कें, ना खराब सड़कें देखी उन्होंने जी। ना उन्होंने घोटालों के वो पहाड़ देखे जी। उन लोगों तक चारा घोटाला नहीं देखा उन्होंने। चारा घोटाला नहीं देखा। अब उनके लिए सब बातें हैं जी। और फिर इमरजेंसी जैसी चीज़ें। हाँ, इस वोटर तक आपको कुछ अलग ढंग से पहुंचना पड़ेगा। तो नैरेटिव जिसको हम कह रहे हैं इसके कई पहलू हैं
और इन सारी बातों में कुछ फर्क तो पड़ा है निश्चित रूप से। अच्छा, इन तक आपका ऐसा मानना है कि और बेहतर तरीके से बीजेपी को अपने नैरेटिव को पहुंचाना होगा? निश्चित रूप से, जिस पार्टी को भी सत्ता में बने रहना है जी। इसलिए हमने शुरुआत में बात कही कि आपको नए सिरे से सोचना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे या अमित शाह जैसे या योगी जी जैसे जो योजनाकार हैं जी, इनका काम सारा दुनिया को दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं, इन्होंने सोचा नहीं होगा। लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया? अभी तो कौन सी लगता है, मशीनरी आपकी फेल हुई? अभी ऐसा लगता है नहीं हो पाया। हाँ, उनको ये तो सोचना पड़ेगा। हाँ। और फिर इस बीच में जो आप भी अभी जैसे चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस साजिश कर रहा है जी कि मोदी हट जाए। हाँ, क्या कोई भी संगठन, और ख़ास तौर पे वह जब कोई सांस्कृतिक संगठन हो जो हिंदू चेतना की बात करता हो, क्या वह आज मोदी जी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश, एक बहुत प्रैक्टिकल सोच है जी, कौन करेगा? मैं तो ये भी सोच रहा था प्रशांत जी कि इतने लाखों कार्यकर्ता संघ के हैं, वो शाखा जाते हैं, माँ भारती की प्रेरणा से वहाँ पूरे भारत में सेवा कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, और बड़ी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने सेवा कार्य किए, निस्वार्थ भाव से किया है, और एक ही ध्येय है, भारत भूमि की सेवा। मतलब ये इतना सरल है कि मतलब उनको कोई एक आदमी बोल दे कि नहीं अपन इस सरकार के खिलाफ चले जाएं, और वो बोले और हाँ, वो बोले हाँ, कि हाँ, वो मान जाएंगे। मतलब ये नैरेटिव, और अच्छा लोगों के गले उतारने में लगे हुए हैं वो ये नैरेटिव। हाँ, क्योंकि लोग जानते नहीं। हाँ, तो लोगों को लगता है कि हाँ, संघ में किसी ने सोच लिया होगा। सच्चाई ये है कि संघ के आप कार्यकर्ताओं से मिलिए। जी, मैं इसका कहता हूँ सबसे अच्छा टेस्ट है, आप संघ प्रमुख हैं उनसे नहीं मिल सकते, उनसे आपका सीधा संवाद नहीं हो सकता, पर आपके चारों तरफ समाज में संघ के स्वयंसेवक हैं जिनके मन में भी ये प्रश्न आता है, आप उनसे मिलिए। एक व्यक्ति से मत मिलिए, आप 4, 5, 6 अलग अलग लोगों से बात करिए, एक एवरेज उसमें से निकाल लीजिए क्या आपको बात मिलती, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, चुनाव के समय संघ के स्वयंसेवक अभियान जरूर चलाते हैं, लेकिन उनका क्या अभियान होता है? वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेते, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदान करना। घर घर जाते हैं, वो 2 बातें बोलते, भैया वोट जरूर देना है, और हमको जाति, स्वार्थ, लालच इससे ऊपर उठकर देश हित के लिए मतदान करना है। पर प्रशांत जी ये बात क्यों उठी? ये बात इसलिए उठी क्योंकि एक हवा वो कुछ बनाए रखना चाहते हैं। जैसे एक उन्होंने बनाया था कि संघ चाहता है कि 250 से नीचे सीटें आए, ताकि मोदी जी की जगह नितिन गडकरी या कोई और। हाँ, ये भी 2 दिन से चल रहा है। ये कहाँ से ला रहे हैं आप ये बात? ये कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। ये जो वामपंथी जो पत्रकारिता और बुद्धिजीविता है, जो हम इतिहास लेखन से लेके सब जगह देखते हैं कि आपको जो ठीक लगता है वो आप बना दो। आप कहो कि औरंगजेब जिंदा पीर था, आप कहो कि बाबर जो है वो सेकुलर था, आप कहो कि हिंदुओं ने भी मस्जिदें तोड़ी हैं, आप कहो कि औरंगजेब ने वाराणसी का मंदिर इसलिए तोड़वाया क्योंकि वहाँ अनाचार हो रहा था, और वो गजनबी जो है वो स्त्रियों पे अत्याचार हो रहे थे, उनको दूर करने के लिए आया था। आप बिना किसी आधार के कुछ भी बोल दो। तो इस परिणाम के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें पूछिए, ये पूछना चाहिए किस आधार पर लाए। ये ठीक वैसा ही है कि लगता है कि वो जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है ना, लगता है कि समाज में दास प्रथा थी, लगता है, कल को बोल देंगे हाँ गलत लगा था हमें। एक्चुअली क्या है प्रशांत जी, फॉरवर्ड का दौर है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दौर है। जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दौर नहीं था तब भी तो ये बातें चलती थी आने, लेकिन अब तेजी से फैल रही। हाँ, अब उनकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये जो है ना कि अब संघ वर्सेस भाजपा का एक नैरेटिव खड़ा करके इसके पीछे उसको पूरी बात को मोड़ने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें उन्होंने जो इसमें मैं जो ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हिंदू समाज का फोकस जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारे प्रयास चल रहे हैं। हाँ, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि हर सीट पे मैं लड़ूंगा,
ये समझ के आप वोट दीजिए। तो भाजपा नेता जो हैं वो, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तो रहती है, जो 10 साल से 5 साल से सांसद है, स्वाभाविक है ये। और ऐसा भी माना जा रहा है कि वो लोग भी उनको था कि मोदी तो चुनाव जितवा ही देंगे, तो वो कई जगह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और संगठन को, भाजपा संगठन को अपने मंत्रियों और अपने नेताओं को भी टाइट करने की ज़रूरत है। सभी दलों में ये स्थिति होती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी विरोधी जो दल हैं आज भाजपा के, क्या उनके सांसदों विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? ये तो सभी जगह होता है। ओके। और जनप्रतिनिधियों के जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो सभी जगह कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब विश्लेषण शुरू होते हैं तो फिर वह कई दृष्टिकोण से बात आती है। उनमें कहीं सत्यता होती है, कहीं पर एक जनरल स्केल लगा दिया जाता है और फिर उसको स्पेसिफिक कर दिया जाता है। ओके। मैं कह रहा हूँ इसे एंटी इनकम्बेंसी को खासतौर से जनप्रतिनिधियों की सभी दलों पर लागू करें ना। पर चूंकि अभी भाजपा की स्क्रूटनी हो रही है, हाँ, इसलिए बात उस तरफ ज़्यादा जाती है। ओके। आखिरकार स्मृति ईरानी, हाँ, उनका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ना। हाँ। अब जैसे आप टिकट वितरण को लेके बात चल रही है, हाँ, तो आप स्मृति ईरानी पर क्या कहेंगे, या अन्य कई ऐसे लोग जो हारे हैं या बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, या जैसा काशी में मार्जिन जो कम हुआ है, आप इसे क्या कहेंगे? तो कारण कुछ और जिनकी हमने चर्चा की वही सामने आ रहे हैं। अच्छा, आज मोदी जी अपने कॉमन हॉल में जो भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस जो है उसने फेक न्यूज़ फैलाने में डबल पीएचडी कर लिया। आज उनके जो शब्द थे ये थे। और हमने देखा है कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुल के झूठ बोल रहे हैं कई मामलों में, तो मतलब उसका कोई आधार ही नहीं है, उसको झूठ ही कहना ठीक होगा। और वो उसके बारे में अगर कोई पत्रकार पूछता भी है, जैसे अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप राहुल गांधी की स्टेटमेंट देख लीजिए, तुम भाजपा की टी शर्ट पहन के आए हो। हाँ, वो इंडिया टुडे की पत्रकार तो थोड़ी सी नाराज भी हो गई कि राहुल जी आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ये देखिए, राहुल गांधी आज से साल 2 साल के अंदर जो कैम्ब्रिज में जाके उनके भाषण हुए हैं जी, या यूरोप में गए, वहाँ जाकर वो क्या बातें कह रहे थे? जी, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जी, अल्पसंख्यकों पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किस आधार पे कह रहे थे? या आज जो कह रहे हैं कि ये फलाना एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया है, ये फलानी जगह ये बेच दिया, ये किस आधार पे कह रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर कहते हैं कि ये आधा घंटे नहीं टिक पाएंगे चीन के सामने। आपने कैसे तय किया? आपने कब अग्निवीर का प्रशिक्षण लिया? आपने कब चीनी सेना और भारत की सेना की आपने तुलना की? आप किस आधार पे कह रहे हो? आप बस कुछ भी कह देते हो। वो कुछ भी, और अभी तो हमको उनको 5 साल और उनके बयानों का सामना करना है, हमको उनको बनना ही है। वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अब तो विपक्ष और मजबूत है, अब तो मतलब हम और खुल के बात करेंगे। उन्होंने जो शेयर मार्केट को लेके दावा किया, उन्होंने उसको घोटाला ही कह दिया। आनंद जी, अब ये चीज़ और उभर कर आ गई है और भविष्य में ये और भी रेखांकित होने वाली है कि ये हम पिछले कुछ सालों से जो चुनाव देख रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के बीच में नहीं, ये 2 शक्तियों के बीच में हो रहे हैं। जी, एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रीयता वाली शक्तियां हैं, दूसरी तरफ एक वामपंथी नैरेटिव वाली ताकतें। जी, और ये लड़ाई अब नैरेटिव की है, ये लड़ाई अब इकोसिस्टम की है, और ये 2 राह है। इस पर तैयारी कर ली जाए तो सफलता के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है, या दूसरा रास्ता है जिस पर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा प्रशांत जी आपसे सवाल ये है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये नैरेटिव की लड़ाई है, और मोदी जी ने जो उस बात को ख़त्म किया है कि हमें इससे दूर रहना है। ये जो फेक पीएचडी, डबल पीएचडी करी है और इनका जो फेक नैरेटिव है, इससे हमें दूर रहना है। मेरी मोदी जी से एक शिकायत है, वो ये है कि दूर रह के क्या करोगे आप? आपको इससे काउंटर करने के तरीके ढूंढने होंगे। और अभी तक का जो मोदी सरकार का जो रवैया रहा है
जितने लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं, नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सबकी शिकायत है ये। इस बात को नज़रअंदाज या टाला नहीं जा सकता कि इस सरकार की तरफ से और इस व्यवस्था की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वो जो कश्मीर फाइल्स में जो डायलॉग था ना कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम तो उनका है, और आप कह रहे हैं कि वो इकोसिस्टम को बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करेंगे ना कहीं से। शुरुआत होती भी नहीं दिख रही कहीं। क्या होता है कि ये रैंडमली कहीं से भी कोई बात नहीं होती आने की। हाँ, हम जिस सिस्टम की ताकत की बात कर रहे हैं वह बहुत लंबे समय में योजनाबद्ध ढंग से विकसित हुआ है। ठीक है। अगर इस इकोसिस्टम के लिए आपको काम करना है और एक सोशल नेटवर्क आपको खड़ा करना है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो करती है वह तो करे, लेकिन जिन लोगों को भी ये अखरा है उनको भी इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। मैं एक उदाहरण के रूप में बतलाता हूँ। हमारे घर के आसपास की एक बस्ती जो एक पिछड़ी बस्ती होती है, वहाँ पर हमारा आना जाना होता है क्या? कुछ नहीं, अगर दो भले लोग, पढ़े लिखे लोग वहाँ टहलते हुए चले जाते हैं और लोगों के साथ बैठकर उनकी कुछ बातें सुन के भर आ जाते हैं, उनको कुछ बातें बताकर आ जाते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। हम लोगों ने यह हमारे दिमाग में जो बिठाया गया था और उसको हमने निगल भी लिया, स्वीकार भी कर लिया कि टैक्स देना, सड़क पे बाईं तरफ चलना, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना और वोट डालना, इसको देशभक्ति कहते हैं। ये देशभक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन आपको देश को समझना पड़ेगा, अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से सरकार पे जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। कोई संगठन, कोई दुनिया ऐसे नहीं चलती। आपका वह दायरा जहाँ जहाँ सिमटा, आज यूरोप में जो बाहर से गए हुए अप्रवासी जो वहाँ पर आज शरिया की मांग कर रहे हैं, या न्यू ईयर पे पेरिस में गाड़ियाँ जला रहे हैं हजारों, ये क्यों प्रभावी हो गए? क्योंकि इसी प्रकार की देशभक्ति उन लोगों के मन में भी बैठ गई। तो आपका सोशल जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो गया। आप अपने पड़ोस के व्यक्ति को नहीं जानते। आपकी दुनिया, आप वो जो वहाँ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं वो, या आपकी पत्नी पति, ये, और आपका मोबाइल और आपका वर्क प्लेस। हाँ, आप इस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके स्कूल तक चले जाते हो, और हमने उसको अपना आदर्श मान लिया। वो सोसाइटी आज उसको भुगत रही है। भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, उससे हर पढ़ा लिखा व्यक्ति वह कटता चला जाता है। ऐसा उसको बनाया भी गया है योजना पूर्वक, ऐसी शिक्षा है, ऐसा मीडिया में उसको सिखाया गया है, ऐसा फिल्मों में उसको सिखाया। मतलब आप शिक्षा, मैं इस बात में शिक्षा को भी जोड़ दूं, आप हिंदू समाज का डिवाइड ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी एससी एसटी तो छोड़ दीजिए, हम अपने घरों में डिवाइडेड हैं। हमारे जो बच्चे हैं, ये जो कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, इनको उन वामपंथी प्रोफेसर्स ने बताया है, तो वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी संस्कृति के साथ नहीं है। बहुत घरों में ऐसा देखने में आ रहा है। हाँ, तो ये लड़ाई मतलब खाली ऐसा नहीं है कि हाँ दूर नहीं लड़ी जा रही है, आपके घर के अंदर भी आप डिवाइडेड हो। वो होता है ना कि ये दूर सीमा पे लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं, ये सिविल वॉर है। हाँ, ये गृह युद्ध है। हाँ, और ये वास्तव में एक एक घर में जी इसके कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चिंगारी है। जी जी। ये कैसा युद्ध है? ये जो वोक कल्चर जो जी, ये वामपंथ का नया रूप है वो। हाँ, वामपंथ का जो नया रूप आया है वोकिज्म के रूप में जी, ये सारी चीज़ें असर डाल रही है ना। और मैं एक बार फिर वहीं पे आ रहा हूँ कि अपना सामाजिक दायरा जी, आना जाना ये जितना बढ़ेगा और थोड़ा एक जिम्मेदारी के साथ काम शुरू होगा, तो ये जो
इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी काउंटर किया जा सकता है। लेकिन प्रशांत जी, इसमें एक बात का फ़र्क ये है कि उस इकोसिस्टम को गाइड करने वाले लोग बैठे हैं। इस इकोसिस्टम जिसको हमें खड़ा करना है, इसको गाइड करने वाले लोग कहाँ हैं? जहाँ भी फोर्स खड़ा होता है, गाइड करने वाले लोग आते हैं। कोई भी शक्ति वो इस प्रकार से भटकती नहीं रहती है। और वह लोग अप्रत्याशित रूप से कहीं से भी प्रकट होते हैं। हमेशा इतिहास में ऐसा होता है, फोर्स खड़ा होगा तो दिशा बनती है, पानी इकट्ठा होता है, बहने का रास्ता अपने आप बनता है, कहीं नहीं बनाना पड़ता। लोगों में ये जिम्मेदारी पैदा करने का अब समय है। लोग इस जिम्मेदारी को समझें। और जहाँ तक शिकायतों की बात है, तो आजकल साधन है, और मेरे ख्याल से आपकी बात भी पहुँचेगी, तो अगर हो सका, मैं उम्मीद करता हूँ मोदी तक पहुँच जाए, मोदी जी नहीं, उसका अभी उसको तय करेंगे। हमारा अहोभाग्य कि अगर ये बात वहाँ तक पहुँचे। हालांकि ट्विटर के माध्यम से लोग मोदी जी को टैग करके बहुत कुछ कहते रहते हैं। मोदी जी का व्हाट्सएप चैनल भी है जिस पे वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, एटलीस्ट बात पहुँचती है उन तक। आनंद जी, मैं इसमें एक बात दूसरे ढंग से कहता हूँ जी। कोई जब विषय आता है जी तो उसमें, जैसे किसी व्यक्ति, जैसे आपने यूट्यूबर्स की बात की, जी किसी यूट्यूबर के ऊपर कोई संकट आया, जी उसमें मोदी जी उसमें करने आए, देश का प्रधानमंत्री क्या क्या करे, मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल ढंग से कह रहा हूँ। जी वह यूट्यूबर इस समाज में रहता है ना, जी समाज उसके लिए क्यों आगे नहीं आया? आज जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, वो थोड़ा सा ऐसा चिंतन करें कि हम इससे कुछ आगे जाएंगे। आज तक हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के रूप में रहना भी देश सेवा है, एक बड़ा काम है। नहीं, लेकिन क्या हम उससे आगे जाकर कोई एक सामाजिक दायरा अपना बढ़ा सकते हैं? देखिए क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे अभी पहले भारत में ऐसा नहीं था। ये मेरे राज्य की सरकार है, मैं अपने राज्य की पुलिस भेजूंगा उस राज्य में, उस यूट्यूबर को वहाँ से उठवा लूँगा और अपने राज्य में लाके उसकी एफआईआर करके उसको टॉर्चर करूँगा। ये नया ट्रेंड आ गया है। अच्छा, अभी ये युद्ध है आनंद जी, ये इसमें युद्ध सब प्रकार की बातें होंगी, इसमें कोलेटरल डैमेज भी होगा जी, और ये अभी चलेगा। जी, ये चलेगा क्योंकि जैसे मैं वो अन्नामलाई जी का इंटरव्यू सुन रहा था ना, उनके ऊपर कितने राज्यों में केस हैं और उन्होंने शायद अपना महीने का लाखों रुपए का खर्च बताया, जो केवल उस राज्य में जाके डेट आगे बढ़वाना, वहाँ वकील करना, और उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। अब कोयम्बटूर ने उनको नकार दिया। अच्छा, लोग डेटा दे रहे हैं कि भाई कोयम्बटूर में तो 80% हिंदू हैं, लेकिन नकार दिया उनको। और क्योंकि आप अभी अपने विचार को वहाँ पूरी तरह पहुँचा नहीं पाए हैं जी, अभी और करने की आवश्यकता है, इतना ही पता चलता है उससे। हाँ, क्योंकि देखिए जब वो बात आई थी कि अन्नामलाई जी जब पुलिस अधिकारी थे और उनका ट्रांसफ़र होता था तो लोग रोने लगते थे, इकट्ठे हो जाते थे कि इनको मत भेजो। वही व्यक्ति जब सिस्टम को अंदर से सुधारने के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो आपने उसको नकार दिया। देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में खड़े होना एक बात है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवारी करना ये दूसरी बात है। दोनों जगह लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है और जहाँ जैसा माइंडसेट है उसी के हिसाब से ढल के और लोगों को ढाल के आपको काम करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं अपनी बात एक आखिरी सवाल से ख़त्म कर रहा हूँ। मोदी जी ने आज भाषण में एक बात कही अपने बात ख़त्म करने से पहले कि उनकी प्राथमिकता अब रहेगी कि सामान्य मानवीय के जीवन स्तर को सुधारना, ये उनके अगले कार्यकाल का लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ इसकी जो मेरा सवाल था कि अब आगे क्या रास्ता है मोदी जी का, उस पर भी अगेन वो स्पेकुलेशन जो आपने कहा था ना, वो हाथी घुस गया जंगल शहर में रात को, और नहीं, वो कहानी वाली कहानी जो है, नहीं, मैंने कहा था कि सब लोग अलग अलग ढंग से जी, कि अंधे छू रहे हैं तो कोई कहता है कि हाथी का पाँव पकड़ के कि खंबे जैसा होता है, कोई पूंछ पकड़ के बोलता है कि रस्सी जैसा होता है जी। ये मैंने तो उसमें वामपंथी तो अगेन वो उनका स्वाभाविक है वो कहना व्यंग में कि मोदी पे नकेल कस दी वगैरह वगैरह,
और यहाँ भी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं वो कड़े फैसले ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, जिसकी हमें इंतज़ार था। आपको क्या लगता है? कुछ जगह तो समझौता करना पड़ेगा जब गठबंधन की सरकार है, लेकिन जैसा हमने अभी तक कार्यशैली देखी है, मोदी इसे भी चलाएंगे, अच्छी तरह चलाएंगे। सामान्य मानव के जीवन को बदलने की जो बात कही है, तो उन्होंने कहा अब हमें, यानी इतना कुछ करने के बाद जब हम कह रहे हैं कि अब हमें कुछ इधर करना है, तो क्या होगा। तो मेरे को जैसे कुछ बातें ध्यान में आती हैं कि हमने मुफ्त अनाज पहुंचा दिया, लेकिन उस थाली की गुणवत्ता को बढ़ाना। आज समस्या भोजन की नहीं है, आज समस्या है पोषण की, और हर वर्ग में अलग अलग ढंग से ये समस्या है। खाते पीते लोगों के बीच में भी अब ये समस्या है जी। तो इस संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने काफ़ी बात की है, तो आज केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो रोज उसका सामना होता है, क्या उस दिशा में कुछ काम किया जा सकता है, कुछ उदाहरण खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने जो इंटरव्यूज़ जो अभी किए उसमें उन्होंने बहुत खुलकर इसके बारे में बात की है। जैसे उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी के बदले जो ज़मीनें ली गई हैं, क्या उन ज़मीनों को वापस लौटाया जा सकता है, कि मैं इस दिशा में बात करूँगा। और बोले उसके तो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, सारे फुटप्रिंट्स हैं, तो हम वो काम को। पर अब नीतीश के आने से कितना कर पाएंगे वो? नहीं, तो वो तो लालू यादव के समय का घोटाला है, तो इसमें तो कोई मुद्दा नहीं है जी। और मुझे लगता है कि नीतीश के आने के बाद और गहराई से वहाँ पर काम होगा। तो ऐसे अनेक मुद्दे हो सकते हैं, और यह भी निश्चित रूप से है कि जो जो उनको करना है, एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में सारे पत्ते वो खोलेंगे भी नहीं जी। आखिर उनको 370 हटाना था तो कोई घोषणा नहीं की थी और अचानक ही किया था। सर्जिकल स्ट्राइक, अचानक ही सूचना मिली थी कि सर्जिकल स्ट्राइक जी हो चुकी है जी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जी। कई चीज़ों के रास्ते न्यायपालिका के माध्यम से निकल आते हैं जी। तो इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ होने की संभावना मौजूद है। कुछ स्थानों पर शायद प्रतीक्षा की बात। उन्होंने आज हिंट भी किया अपने भाषण में, क्योंकि जितना हम लोग देख रहे हैं वो भी इतना मीडिया और सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने सारे विश्लेषण पे गौर किया जो चल रहे हैं, और इन लोगों के पास ये जानकारी कहाँ से आ रही है मुझे भी नहीं मालूम। तो बोले सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं कि हम लोगों में मतभेद हो गए हैं, और बहुत सारी थ्योरीज बोले जो लोग दे रहे हैं, बोले उनको देने दीजिए। पर मैंने एक बात आज नोट करी ह्यूमन लेवल पे, मोदी जी का चेहरे में आज मैंने एक प्रकार की थकान देखी। शायद इतना लंबा प्रचार किया उन्होंने इस उम्र में, एक प्रकार की उदासी मुझे दिखी। स्वाभाविक है वो उदासी, शायद मैं उसको उस तरह से देख रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति जो देश के लिए, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन देश के लिए है और 18 घंटे से भी ज़्यादा मैं काम करूंगा, आप लोग जितना काम करोगे उससे ज़्यादा मैं काम करूंगा। आज भी वो एक कमिटमेंट दे रहे हैं, और देश को दिशा देने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अचानक कुछ 25-30 सीट कम आने से हम उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बिल्कुल किनारे करके बहुत बेरहमी से स्क्रूटनाइज ज़रूर कर रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ लोग कर रहे हैं जी, पर वास्तव में इसके पीछे लोगों के मन में जो उम्मीदें हैं, हाँ, कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जी, और बहुत गंभीर समस्याओं को सुलझाया जाना बाकी है जी, इस कारण इस प्रकार की प्रतिक्रिया जी, समाज में भी लोगों के अंदर, जैसे 4 तारीख को देखने में आ रहा था कि जी, काफ़ी निराशा थी लोगों में, क्रोध भी था, और उसी का लाभ उठाकर अनेक प्रकार के भ्रम फैलाना और समाज में भेद पैदा करना, ऐसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह वायरल होने लगे। ये सारी बातें हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा जी, और फिर से आप नए सिरे से वो वॉर ऑफ नैरेटिव उसको देखने वाले। तो ये जो दौर आया, इसको आप भारतीय जनता पार्टी के आत्म अवलोकन के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? मैं इसको कहता हूँ सभी लोगों के लिए है ना, हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी इस प्रक्रिया में भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए है ना। हर एक व्यक्ति को कुछ अधिक करना होगा।
ये बातें कोई बहुत अलग बातें नहीं हैं, लेकिन हो कितना पाता है। अच्छा, इसको आप उस तरह से देखिए बल्कि कि इस घटना ने पूरे देश के सामने ये मौका दिया है कि ये जो वामपंथी ताकतें हैं, ये जो डीप स्टेट है, ये किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका ये एक उदाहरण है अगर आप जरा भी लापरवाह हुए। इससे जो समझने की बात है, देखिए जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, जी। सत्ता पक्ष की बात है, प्रधानमंत्री या अमित शाह जैसे रणनीतिकार की बात है, और विपक्षी दलों में जो नेता हैं, सब अपने अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे ही। एक सामान्य व्यक्ति को क्या करना है, जी मुझे लगता है इस पर फोकस होना चाहिए। जी। और एक सामान्य व्यक्ति को यही करना है कि अपने आसपास का दायरा बढ़ाएं। हिंदू समाज क्या है, कितना बड़ा है, उसको समझें। तो एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। तो हमारे आसपास जो दिख रहा है यही हमारा भारत है। इसको अधिक से अधिक जानना, लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचना, और जब हम सीखना शुरू करेंगे तो हमें खुद ध्यान में आने लगेगा कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति का बहुत योगदान हो सकता है। ये सीखना चाहिए। ये जो अभी जो नैरेटिव में लोगों के मन में बात बैठ गई ना कि हम तो 80% हिंदू हैं फिर भी हार गए, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम एक्चुअली में कंसोलिडेटेड, जो टर्म मैं अभी इंटरनेट पे देख रहा हूँ, सनातन कंसोलिडेशन को ब्रेक करना उनका टारगेट है। सनातनी 80% संख्या में ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो अगर एकजुट हो गए 80% तो खतरा है। तो उसको 30, 40, 35, 50 से नीचे तक में रोक दो, ये उनका टारगेट है। हमने जो शुरुआत में बात की थी कि हम जिसको हिंदू समाज कहते हैं वह कितना बड़ा और कितना व्यापक है, और इस विविधता के कारण अनेक प्रकार की अलग अलग मानसिकताएं भी होती हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रस्ट्रेशंस भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, कोई उससे अछूता नहीं। इन्हीं चीज़ों को कैटर किया जाता है और उनको आधार बनाकर ये सारे फोर्सेस खड़े होते हैं। तो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। पर प्रशांत जी, ये फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम समाज में क्यों नहीं है? वो इकट्ठे होकर वोट कैसे दे देते हैं? क्योंकि जब मुस्लिम आइडेंटिटी की बात आती है तो फिर सारी आइडेंटिटीज़ को किनारे रख दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम का एक पॉलिटिकल नेचर प्रारंभ से रहा है। ओके। और भारत में खिलाफत आंदोलन के बाद उसको नए सिरे से जो इकट्ठा किया गया और राजनीति के द्वारा लगातार उस पॉलिटिकल इस्लाम का जो पोषण किया गया, उसके कारण वो उस प्रकार की पहचान दिखती है। मूल रूप में जब आप अरब पेनिसुला से जब इस्लाम शुरू होता है तब भी आप देखेंगे तो एक पॉलिटिकल नेचर हमेशा उसके साथ में रहा है, क्योंकि बेसिकली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ये अपने मत का प्रसार करने और कन्वर्जन में विश्वास रखते हैं, वो उनके पूरे इतिहास में है, तो कार्यशैली का हिस्सा भी है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक पॉलिटिकल जो एक्टिवनेस जो आती है, एक अवेयरनेस आती है और एक बार्गेनिंग पावर आता है उसके साथ में, उसके कारण हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और हमारी फॉल्ट लाइंस काफ़ी हैं उनके कंपैरिजन में। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि विविधता बहुत है। विविधता बहुत है, और उस विविधता को समझना, उसके एकीकरण यानी अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए उसके एकीकरण पे काम करना, मुझे लगता है कि इस पर अलग से कभी हमको बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो एक हमारी वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसकी सुरक्षा के रास्ते क्या हैं, इसके बारे में हमको समाज को जागरूक करने के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहिए कि अब इसका रास्ता क्या है। स्वामी विवेकानंद से ये शुरू करना पड़ेगा हमको।
जी। इस पर हम ज़रूर कभी बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ कि इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन जो है वो इस विषय पे हम करें कि अब इसका रास्ता क्या है। ये जो सिचुएशन में आज हिंदू समाज आके खड़ा हो गया है और ये खतरा आज का नहीं, हज़ारों साल से ये हमले हमारे ऊपर होते रहे हैं और हम फिर भी आज यहाँ हैं, ये 80%। तो ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हम इससे निपट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत, और फीडबैक आप दें वो व्हाट्सएप करें, शेयर करें, हमारा पॉडकास्ट लाइक करें। धन्यवाद। राम राम आप सबको। राम राम।